अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही मजेदार। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इस तरह की शेप कैसे बनती है मॉलिक्यूल्स की, यानी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट शेप्स में क्यों आ जाते हैं। आपको जो ये नजर आ रहा है इस तरह की शेप भी मॉलिक्यूल की हो सकती है और इस तरह की शक्ल में ही मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डिफरेंट शेप्स कैसे होती हैं। इट इज ड्यू टू द पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के बारे में है आज का टॉपिक। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए वेलकम। हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच, चैप्टर नंबर है 3, लेक्चर नंबर है 5 और बुक का लेक्चर है 27। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे काम कर रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट एंड द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का बेसिक टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो एक मैंने क्वेश्चन यहां पर बनाया है, दैट इज डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स यूनिट्स। तो डाइपोल मोमेंट क्या है और उसके यूनिट बताना है आपने। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पोलैरिटी। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पोलैरिटी का मतलब है कि आपने पैमाइश करनी है, बताना है कुछ क्वांटिटीज की शक्ल में। क्या बताना है? पोलैरिटी को। अगर आपको पोलैरिटी को भी डिफाइन करना नहीं आता, पोलैरिटी क्या है नहीं पता, तो कोई मसला नहीं, मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लें कि पोलैरिटी का मतलब है चार्ज सेपरेशन, किसी मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेट होना। ये कैसा होता है यही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। ऑफ अ बॉन्ड और अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल में या दो बॉन्डेड एटम्स में क्या होगा? पोलैरिटी को नापने का पैमाना है कि कितनी पोलैरिटी है। जैसे लास्ट टॉपिक्स में जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिस्कशन करते थे तो वहां पर क्या होता था? वहां पे ही होता था कि हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो शेयर्ड है वो अगर HCl होगा तो वो क्लोरीन के इतना करीब नहीं होगा जितना कि वो फ्लोरीन HF में होगा, यानी HF में फ्लोरीन के करीब होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, इससे तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए थे HCl पर, HF पर, इस तरह HI पर, HBr पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज तो सब में बराबर आए हैं क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होगा उतनी ही उस पर क्या होगा? चार्ज आएगा, या कह लें उतना ही वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज इज डिफरेंट। अब पता कैसे चलेगा? सिर्फ दो अल्फाज तो फैसला नहीं कर सकते ना कि कोई शय कम पोलर है और ज्यादा पोलर है। कई मॉलिक्यूल होंगे, फिर आप कितने अल्फाज के रखोगे? तो अल्फाजों से बेहतर यह है कि आप क्वांटिटी बताओ कि इस वाले मॉलिक्यूल की जो चार्ज सेपरेशन है, पोलैरिटी है, चार्जेस का आना है, वो इतना है नंबर तादाद में, जैसे 1, किसी का 2, किसी का 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पुरानी बात ही कर रहे हैं, यानी हम ये देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन अब हम उसको बाकायदा तौर पर एक क्वांटिटी की शक्ल में ज्यूम करेंगे और वही क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट होगी। अभी मैं इसको मजीद वाज़ेह करूंगा मिसालों से, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं नेक्स्ट बात पर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारी बुक ने डायरेक्शन पर इतना जिक्र नहीं किया, बल्कि हमारी बुक ने भी वेक्टर के बारे में बताया भी नहीं है। लेकिन ये आप दिमाग में रख लो, इससे क्या होगा? इससे आपको आगे चलकर बुक की काफी सारी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो लिखता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, फिर इसके बाद वो लिखता है कि फ्रॉम, अभी जो डायरेक्शन है ना ये बता रहा है, ये डायरेक्शन कहां से होती है, कहां तक होती है, या अगर आप समझो कि इसकी डायरेक्शन एक एरो से शो करते हैं तो वो एरो चलता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड इन द मॉलिक्यूल। यानी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड एक एरो लगाते हैं। अगर आपको यहां नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अभी जैसे जैसे आगे चलोगे आपको समझ में आने लगेगा। यूनिट्स जो है वो डिबई के नाम पर रखी गई हैं, तो डिबई डी से आप इसे शो करोगे। अब मैंने आपको चंद बातें बहुत आसान सी बताई हैं, वो ये कि डाइपोल मोमेंट एक पोलैरिटी को नापने का पैमाना है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट डिबई में हम देखते हैं। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ। मैं लिख रहा हूं जैसे आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो बात यह है कि इसलिए अभी आपने डेफिनेशन की है,
अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे। अब आप यूं समझो कि मैं आपको एग्जांपल दिया करता था, जैसे मैं आपसे कहता था कि अगर हम H और F, इसी तरह से HCl और इसी तरीके से HBrHI के दरमियान अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हो गया है उसको देखें तो वो हमें कहाँ नजर आने वाला है। तो देखो भाई, होता ये था कि HI के मामले में वो बिल्कुल दरमियान में था, HBr में थोड़ा सा Br की तरफ, और फिर क्लोरीन की तरफ ज्यादा, और इवन के फ्लोरीन की तरफ बहुत ज्यादा हो जाया करता था। यानी इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक तरफ ज्यादा है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस समझाते हुए भी बताया था, लेकिन आज इसको फिर थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए HI, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, लेकिन HF जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास ऐसा है। अब सर क्या मतलब, एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा, ठीक है। अब ये क्या है जो छोटा बड़ा हो जाना है, इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन, इसे कहते हैं डिस्टरबेंस, किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी शक्ल का बिगाड़। अब इस शक्ल को थोड़ा सा मोहतात होकर देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको इस डायग्राम में देखना है, इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है। इस डायग्राम में जो ये वाला हिस्सा है ये आपको ज्यादा रेड नजर आ रहा है। जो हिस्सा ज्यादा रेड नजर आता है ये इस बात को दिखाने, रेड ना दिखाएं, बेशक एक फूला हुआ हिस्सा दिखा दें, बड़ा हिस्सा दिखा दें, अगर आपके पास कलर तो ऐसी बात नहीं होंगे तो आप इसे जस्ट सिंपल पेन से ही बनाएंगे। एक जो मोटा हिस्सा होगा वो रेड कलर का हिस्सा है, ऐसे समझ लें। तो ये जो रेड कलर का हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं इसको आपको। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिच रीजन, यानी ये वो हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी मैंने दिखाया, फ्लोरीन की तरफ है। अब दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, इसके पहले शेल में 2 हैं, फिर 8 हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है उसकी तरफ खिंच चले आएंगे। इस तरह ये जो हिस्सा आपको बनाकर दिखाया जा रहा है ये वो रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसको इलेक्ट्रॉन रिच रीजन कहते हैं और इसको ही हम पार्शियल नेगेटिव से शो करते हैं, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन, और उसको हम पार्शियल पॉजिटिव साइन से शो कर देते हैं। अब आपको समझ में आया कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव रीजन किस तरह से बने। यानी कि देखो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए कंप्लीट चार्ज नहीं है, बट अधूरे के लिए पार्शियल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो पार्शियल चार्ज लिखे गए हैं। अब आपको समझ में आया कि मॉलिक्यूल की ये जो शेप दिखाई गई है, यानी कि एक हिस्सा मोटा एक हिस्सा पतला, ये इसी वजह से है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है किस, या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो किसी एक जगह पर आ जाता है। इस तरह मॉलिक्यूल का शक्ल का ये जो बिगाड़ है ये एक्चुअली पोलैरिटी होने की वजह है, या कह ले पोलर होने की वजह है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, अब दोबारा देख लो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एरो लगाया गया है, ठीक है। और ये एरो बता रहा है द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी या डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको दो चीजें समझ में आई हैं, वो क्या, कि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब कर देते हैं मॉलिक्यूल को किसी एक सिमट में जाकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसके अलावा जो एक खास डायरेक्शन है वो बन जाती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि देखो, दो तरीके से सवाल कर सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल पोलर कैसे हुआ, मॉलिक्यूल के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे हुए, तो जवाब आपने दे दिया, सर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट होगा वहां ज्यादा नेगेटिव रीजन होगा, और उसके ऑपोजिट साइड पर इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन होगा। तो ये तो हमें बहुत समझ में आ गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक वेक्टर को देखो, वेक्टर की कोई खास क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी अभी जाके डिस्कस होगी, और उसकी डायरेक्शन भी बता देगी। अगर तो डायरेक्शन है, अगर ओवरऑल डायरेक्शन है, जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं कि ये मॉलिक्यूल को कोई धक्का लगा रहा है यहां से यहां पर, एक ही एरो है, धक्का लगा के जा रहा है कोई, यानी मॉलिक्यूल को इधर से इधर खींचा जाए तो खिंच जाएगा, हाँ खिंच जाएगा भाई। ये वेक्टर बता रहा है कि देखो ये वाली डायरेक्शन जा रही है, तो मॉलिक्यूल मूव करेगा मेरी तरफ, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल मेरी तरफ मूव करेगा तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ना, हरकत है। इसी हरकत का नाम आप रख लो क्या, पोलैरिटी।
आप इसी का नाम रख लो कि मॉलिक्यूल पोलर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आगे जाके मैं एग्जांपल दूंगा। और जहां पर ये हरकत नहीं होगी हम उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे, और जहां ये हरकत हो सकती है उसे पोलर कहेंगे। देखो मैं समझा रहा हूं, आपको समझ आएगी, लेकिन जिस तरह लिखना है वो बुक के एतबार से लिखना है, क्योंकि जो बुक लिखेगी आपको उसी तरह फॉलो करना होगा। लेकिन उसको समझने के लिए आप इस तरह दिमाग में रखो, आपको मॉलिक्यूल देखते ही पता लग जाएगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। डिफरेंट एग्जाम्पल दी जाएंगी और कहा जाएगा कि बताओ मॉलिक्यूल कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। चलते हैं अगली बात की तरफ, और वो क्या है, आगे ये कहा जाता है हाउ पोलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड। अब पोलैरिटी पैदा कैसे होती है, मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर समझाया है, वही चीज बुक ने कैसे लिखी है। When a bond is formed between the two different atoms, the electronic distribution becomes uneven. जैसे कहा गया था कि ऊपर वाले मामले में यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो यही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो एक जगह पर ज्यादा हो गई है, यही वो कहता है बिकम अनइवन, कहीं कम कहीं ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल HF की मिसाल ही दोबारा देखो। अब इसमें क्या लिखता है, इन द केस ऑफ HF इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टूवर्ड्स द फ्लोरीन ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले आते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ये आपको खुद आसानी से समझ में आ जाएगा कि देखो भाई, जहां इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है यानी फ्लोरीन वाला, वो आपके पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव साइन से शो किया है। वो मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दिया। तो इस तरह से आपने डिस्कशन करनी है, यानी दिमाग को आपने बताना है कि आखिर देखो किस तरह से पोलर हुआ, इलेक्ट्रॉन खिंच के एक तरफ आ गए, लेकिन उसको आसानी से चंद अल्फाजों में आप ऐसे लिख दोगे और आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। देखो इसके बाद क्या लिखता है, कहता है द डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आपके पास हम उन मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं जिन मॉलिक्यूल में दो एटम हिस्सा लेते हैं। अलग अलग भी हो सकते हैं HCl, सेम भी हो सकते हैं HH। तो बात यह है, हम ज्यादातर उन का जिक्र करेंगे जो डिफरेंट एटम्स होंगे, क्योंकि सेम एटम हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने की वजह से वो पॉजिटिव नेगेटिव साइड नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बुक ने एग्जांपल ज्यादा जो दी है मॉलिक्यूल्स की, वो कौन सी वाली है, वो कहता है HF है, ClH, Br है, NO है, एक्सेट्रा, आर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड को क्या कहा, पार्शियल पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव एंड को पार्शियल नेगेटिव साइड, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। ये दो डायग्राम है और ये डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम आपकी बुक की हैं। इसमें भी आप देखो क्या हो रहा है, इसमें भी देखो जो मैंने ऊपर डायग्राम आपको दिखाई है वो जरा ज्यादा कलर के जरिए से एक्सप्लेन करती है। हमारी बुक में भी एक कलर डायग्राम है पोलैरिटी की डेंसिटी, या कह लो पोलैरिटी दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपकी बुक की ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये ज्यादा डॉट्स हैं, यहाँ पर ज्यादा डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास अगर गौर से देखो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, यानी डॉट 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 कम दिखाए गए हैं। हर डॉट एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट डिस्क्राइब्स द रीजन, ठीक है, कि रीजन में कहीं ज्यादा डेंस एनवायरनमेंट है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और कहीं पर कम खुले खुले हैं, ठीक है। नहीं तो अब चाहे ये डायग्राम बनाओ, आपको आसान लगती है ये डायग्राम बनाओ, तो ये दोनों भी बना सकते हो, पूरा डायग्राम बना सकते हो। लेकिन इस एरो को नहीं भूलना, ये एरो को दोबारा से अगर हम देखें, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन से पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन पर। ये दोनों के दोनों पार्शियल चार्जेस अपने एरो के हिसाब से बनाए गए हैं, which shows the direction of the vector या which shows the direction of the dipole moment। तो डायरेक्शन बार बार मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्यों, आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है एक और क्वेश्चन, वो कहता है कि डिफाइन डाइपोल। बट डाइपोल क्या होता है, अ मॉलिक्यूल विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन पार्ट एंड द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड डाइपोल। यानी ये एक मॉलिक्यूल का नाम है, जैसे कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का नाम है, ये ऊपर पढ़ा हो ये मॉलिक्यूल का नाम है। ये मॉलिक्यूल का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मॉलिक्यूल के एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव और एक साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा है तो उस मॉलिक्यूल को डाइपोल बोलोगे। तो अभी जितनी मिसालें हम पढ़ कर रहे हैं HF, HCl, HBr वगैरह,
वो सब के सब क्या हैं, डायपोल हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए HH, CL BR के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या उसे पोलैरिटी देगा? क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइड चूंकि नहीं बनेंगे, इसलिए आप उनको डायपोल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो हमारी बुक में डायपोल की छोटी सी तारीफ यहाँ पर बन गई है। अब इसके बाद लिखता है एक और क्वेश्चन। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा तो वही जवाब दोगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 2-3 जो क्वेश्चन है उनको मिलाकर जवाब दोगे। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, या कह लो मेन क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे टॉपिक का, कि डिस्कस द डायपोल मोमेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट को डिस्कस करो। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें मोर देन 2 एटम्स हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम 2 थे, HCl HBr HI NO, तो बात ये है कि वो तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि अगर 2 से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा क्या होंगे, एटम्स शामिल होंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसी होगी। तो मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि मैंने इसको 2 टाइप में तकसीम कर दिया है। एक वो मॉलिक्यूल विद सम डायपोल मोमेंट, यानी उनका डायपोल मोमेंट होगा, एटम की तादाद 3 या 3 से ज्यादा होगी, या यूं कह लें 2 से ज्यादा होगी, लेकिन उनमें कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा। और दूसरी टाइप वो होगी जिसमें ऐसी सिचुएशन के अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका कोई डायपोल मोमेंट है। तो इसमें हमारी बुक ने एक पहली एग्जांपल दी है वाटर मॉलिक्यूल की। अब आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को बेहतर तरीके से समझना चाहो तो देखो भाई, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एरो है, ये शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। ये दूसरा एरो है, ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल को ऐसे करके बनाया गया है, इसे कहते हैं बेंट ज्योमेट्री। इसे कहते हैं ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर मॉलिक्यूल सीधा होने की बजाय थोड़ा सा तिरछा हो, वी शेप। इसको वी शेप भी बोलते हैं, इसको बेंट भी बोलते हैं, इसको एंगुलर भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मुड़ जाए, ये मुड़ने से ही क्या होता है, मॉलिक्यूल की टाइप बदल जाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर एक बात बतानी है, वो ये मॉलिक्यूलर शेप, ये बताना है कि मॉलिक्यूलर शेप पे डिपेंड करता है। किस चीज, क्या डिपेंड कर रहा है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो ये काम कर रहा है, ये तब ज्यादा समझ में आएगा जब आपको मॉलिक्यूल की शेप समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि ये जो मॉलिक्यूल की शेप है ना, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास है, इस ज्योमेट्री को जब तक नहीं समझोगे उस वक्त तक आप इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, फिलहाल हम एक आसान काम कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, इन मॉलिक्यूल्स को जरा नए तरीके से सीखते हैं। किताब ने ऐसा नहीं सिखाया है, लेकिन अगर आप यूं सीख लो तो आप देखकर बहुत कुछ समझ सकते हो। ठीक है, लिख किताब जैसा लेना। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि इनमें से एक वेक्टर को हम नाम दे लेते हैं 1 और एक को नाम दे लेते हैं हम 2। ये आपकी मर्जी है, 1 उसको दो, 2 उसको दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने हेड टू टेल रूल लगाना है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में भी होता है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से यहाँ समझा देता हूँ। देखो, इसमें पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर इसके अंदर ऐसा है। ठीक है, बल्कि इसको ऐसा करते हैं, ब्लैक कलर में बनाते हैं क्योंकि वो ब्लैक कलर में है। तो आप समझ लो कि ये आपके पास एक एरो है जो शो कर रहा है किसको, 1 को। अब आप बनाओ 2 को। इस रूल का तरीका ये है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जो सेकंड वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी वो पहले वेक्टर के हेड से अटैच होगी। ठीक है, अब देखो ये आपके पास दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर का जो टेल है वो आप, अगर वो ऐसे है ना तो ऐसे ही रखना है आपने इस वाले वेक्टर को, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्शन का ही मामला सारा चल रहा है। तो आपने इसी तरह ही इसको रखना है। देखो मैं रख रहा हूं, ये देखो, यानी मैंने वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को उसी तरह ही रखा है जिस तरह से वो थे, बस हमने हेड और टेल का एहतियात किया है। दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से अटैच करनी है, और अगर तीसरा वेक्टर होता तो वो दूसरे वेक्टर के हेड से अटैच होता, यानी तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड से। ये इंशाल्लाह आपको आता ही होगा, मुझे उम्मीद है। चलो, ये मैंने करना सिखाया। अब 2 वेक्टर थे, दोनों खत्म हो गए। अब क्या करना है, अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब ये है कि आपने पहले वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक का फासला निकालना है। ये देखो, अब जो रेड कलर में मैंने निकाला है ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट जो होता है ये एक खास डायरेक्शन रखता है। जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है,
किताब में आपको एक और एरो दिखाया गया है, ये है जी वो एरो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करता है, ये किसी बॉन्ड के साथ नहीं लगा हुआ। यानी अब आप सोचो कि अगर रिजल्टेंट है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट है। हमारी बुक में डायपोल मोमेंट को पी से शो किया है, ठीक है, पुरानी बुक में इसको म्यू से शो करते थे, तो कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो परेशान नहीं होना। अच्छा, और इसका एक वैल्यू बन गई, रिजल्टेंट है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगी ना, कोई रिजल्ट तो आया है एक्चुअली, तो वो रिजल्ट कितना होता है, वो है 1.85। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप इसको बना सकते हो, कर सकते हो सकता है ये, लेकिन बहरहाल वो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारी बुक में नहीं है ये वाला वेक्टर वाला मामला। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि जो तीसरा एरो बनाया था यहाँ पर, वो एरो किस लिए था, ठीक है ना, तो वो रिजल्टेंट है और वो शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन। मॉलिक्यूल मूव ना, अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो मॉलिक्यूल पोलर है। अब आप ये सारी ज्योमेट्री दिमाग में भी कर सकते थे, भाई यार वो कैसे लगाया, कैसे लगाया, और फिर उसके बाद रिजल्टेंट बना दिया, तो उसका मतलब है रिजल्टेंट है एरो कोई ना कोई डायरेक्शन पे जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल गई और साथ साथ उसका पता लग गया कि मॉलिक्यूल पोलर है। तो डायरेक्शन अगर रिजल्टेंट में है तो मॉलिक्यूल पोलर है। अच्छा, इसके अलावा इसी डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं। ये मॉलिक्यूल, अब यहां पर देखो कि आपको समझ तो आ गया होगा। देखो जहां पर है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, अब हाइड्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो हर की, हाइड्रोजन की 2.1 है तो ऑक्सीजन की 3.5 है, तो इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए जो ये वाला एक हिस्सा रखा गया है वो रेड कलर में इलेक्ट्रॉन रिच रखा गया है। तो आपकी बुक में ये बाकायदा तौर पर इस डायग्राम, इस जैसी डायग्राम है, जरा वो अच्छी डायग्राम से ज्यादा ये भी अच्छी लग रही थी तो मैंने ये बना दी है। आप ऐसे ही बना लो बेशक, अगर कलर आपके पास हैं तो। वैसे तो वहां पर कलर इस्तेमाल नहीं करते एग्जाम के अंदर, लेकिन अपने होम टास्क में इस्तेमाल करो ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। तो क्या बताना है मैंने, वो मैंने आपको ये बताना है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन। इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन। और इसी तरीके से अगर हम इस वाले हिस्से का जिक्र करें, ऊपर वाले का, तो क्या नाम होएगा इसका, याद है या भूल गए, इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। तो इस तरीके से आपके पास दो रीजन बने, इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन और इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। और रिच रीजन वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा खींचे चले आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के मामले में, और यहां पर से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर रीजन का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मॉलिक्यूल को पोलैरिटी की तरफ लेके जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाता है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो हिस्सा है ये पॉजिटिव है, ये हिस्सा सारा पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, और ऊपर वाला हिस्सा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है जी, तो ये था आपके पास इस डायग्राम का बेसिक सेंस। तो वाटर के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो वही है, इन वाटर द डायपोल मोमेंट इज 1.85 dBi, ये ऊपर भी लिखा है और यहाँ नीचे भी लिख दिया गया है। इन पॉइंट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन साइड टू द ऑक्सीजन साइड, वो कहता है इट पॉइंट्स का मतलब है कि ये इशारा करता है, इसका वेक्टर जाता है। कहां से कहां पर जाएगा, देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाता है, यानी कि अब यहां भी आपने लिखना है इट पॉइंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन साइड टू द ऑक्सीजन साइड एज शोन इन द फिगर। इफ वाटर वर अ लीनियर मॉलिक्यूल, इट्स डायपोल मोमेंट वुड बी जीरो। अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, ये आपने एहतियात समझनी है कि अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे बना लें, मतलब जैसे है, जैसे से मुराद क्या है, अभी तो ये ऐसे है, अगर इसको ऐसे बना लेने की बजाय सीधा कर दें इसको, तो क्या होगा, देखो ये मैं समझाता हूं आपको। तो आपको वाटर ऐसे बनाना होगा, एक तरफ H और दूसरी तरफ भी H। अब ये बन गया लीनियर मॉलिक्यूल। अब इसकी बनाओ वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस बॉन्ड के लिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों बॉन्ड के लिए, हर बॉन्ड के लिए बनाते हैं ये। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये साइड पार्शियल पॉजिटिव, इससे एक वेक्टर निकला, और दूसरे तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव का वेक्टर। अब अगर मैं वही कहूं जैसे पहले कहा था कि इसका नाम रख लो वेक्टर 1, एक का नाम रख लो वेक्टर 2, ये आपकी मर्जी है, वेक्टर 1 2 जिसका नाम देना चाहो, मैंने पहले भी बताया था। अब तसव्वुर करो कि अगर मैं पहले वेक्टर 1 बनाऊं, ठीक है, अब वेक्टर 2 बनाऊं, वेक्टर 2 में बनाता हूं, जरा
अलग कलर में ताकि आपको समझ में आ जाए। अब वही टेल पहले वेक्टर के हेड से शुरू होगी और डायरेक्शन वही होगी जो पहले थी। तो आप ये देखो, पहले और लास्ट वेक्टर के दरमियान अब कोई भी स्पेस बाकी नहीं है, यानी कि रिजल्टेंट नहीं है, और इस तरह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 dB रखेगा। जबकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका डिबई 1.85 है, यानी उसका डाइपोल मोमेंट है। तो हम गलती क्या करेंगे, अगर हम मॉलिक्यूल को सीधा बना देंगे। इस तरह मॉलिक्यूल को लीनियर नहीं बनाना चाहिए, यानी कि अगर आप ऐसे बना रहे हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे से मुराद ये है कि आप एक तरफ रख रहे हो क्या, एक एटम, और एग्जैक्टली 180 डिग्री पर आप रख रहे हो दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये जो 180 डिग्री है, ये अगर रखा तो फिर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल गलत और डायपोल मोमेंट चेंज, इवन की पोलैरिटी ही खत्म। और अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करें जैसे अभी हमने किया है कि ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अब क्या होगा, ये जो एंगल है ये थोड़ा है, तकरीबन समझ लें 120 डिग्री। तो ये जो आपके पास, यानी ये जो एंगल है ये आपके पास 180 से कम हो गया। अब बेंड ज्योमेट्री हो गई। अब बेंड ज्योमेट्री होने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल जो पहले समझाया था उसका बाकायदा तौर पर डायपोल मोमेंट होगा, और ये मॉलिक्यूल का जो हमने रिजल्टेंट बनाया था वो ऊपर की तरफ था, यानी रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, तो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है। अगर मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है, मूव कर सकता है, तो उसके अंदर पोलैरिटी है। तो अब यहां पर क्या समझ में आया, हमने भी यहां पर यही बात समझाई, इफ वाटर वर अ लीनियर मॉलिक्यूल तो इट्स डायपोल मोमेंट वुड बी 0 हो सकता था। लेकिन इसका मतलब है कि ये ऐसा नहीं है। द फैक्ट दैट द वाटर हैज अ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट प्रूव्स, लेकिन वो तो डायपोल मोमेंट रखता है कितना, 1.85। अगर इतना डायपोल मोमेंट है तो ये बता रहा है कि यानी नॉन जीरो है। जीरो तो होता तब जब लीनियर होता। अब चूंकि डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो प्रूव्स दैट नॉन लीनियर, यानी मॉलिक्यूल लीनियर नहीं हो सकता, फिर मॉलिक्यूल की कोई और शेप है। एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दैट वाटर हैज वी शेप्ड और बेंड स्ट्रक्चर। तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो ऐसा है, यानी कि बेंट है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह लो, ये आपके पास वी शेप है, ठीक है, बेंट है, और इसके दरमियान एक एंगल भी है, तो ये आपके पास एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहलाता है। तो इस तरह डिफरेंट तरह से आप इस मॉलिक्यूल को ले सकते हो। मैंने बहुत सारा अच्छी तरीके से कोशिश की है कि इस हिस्से को समझा दे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर समझो आपको डायपोल समझ में आ गया, यानी वो मॉलिक्यूल का नाम है। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी का नाम है डायपोल मोमेंट। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स आ जाते हैं, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको नाप सकते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। जैसे अभी हमने 1.85 पढ़ी, 0 भी पढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड भी निकाली जा सकती है, और इस मैग्नीट्यूड को हम डायपोल मोमेंट की शक्ल में लिखते हैं। अब देखो भाई, अब चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। अब आपको सारी मिसालें जल्दी जल्दी से आ जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। फिलहाल आप समझ आपको आ गई है, मॉलिक्यूल सेम टू सेम है, एरोज लगाओ, उसको नापो, उसके हेड टू टेल रूल लगाओ, और देखो क्या, जैसे देखो ये आपके पास नजर आ रहा है वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर है ये। कलर चेंज रखना चाहिए था बुक को, लेकिन चलो ऐसा करते हैं, हम खुद समझ लेते हैं कि इसको हम रेड कलर में रख लेते हैं और बाकियों को हम ब्लैक में। तो हम मान लेते हैं कि ये आपके पास वेक्टर 1 है, ये आपके पास वेक्टर 2 है, ठीक है। 1 वेक्टर को पहले बना लो, ये आपके पास वेक्टर 1 बन गया। और वेक्टर 2 कैसे बनाओगे, वेक्टर 2 की डायरेक्शन वही रखनी है जो है, लेकिन जोड़ना ऐसे है, पहले वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की या आने वाले वेक्टर की टेल। और रिजल्टेंट जब बनाओगे तो वो लास्ट, यानी पहले जो वेक्टर लगाया उसके टेल से लेकर और लास्ट वेक्टर के या सेकंड वेक्टर के हेड तक होगा। तो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, नीचे की जानिब, नीचे की जानिब। यानी एक और बात समझाता हूं मैं आपको। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बंदा इसको यहां से खींचता है और दूसरा बंदा इस वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से यहां से खींचता है, दो बंदे खींच रहे हैं, यानी पकड़ के दो बंदे खींच रहे हैं। अब खींचने पर ये कहां मूव करेगा, तो आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे जाएगा बिल्कुल सीधा, यानी कि ना उसकी तरफ ना इसकी तरफ, ठीक है। इसको आप वेक्टराइजेशन, अगर आप फिजिक्स अच्छी जानते हो तो इन दोनों वेक्टर्स की वेक्टराइजेशन कर लो, इनका एक्स और वाई
फैक्टर बना लो या वेक्टर बना लो, यानी कंपोनेंट्स में चेंज करो, फिर किस कंपोनेंट को किस कंपोनेंट से आपने, यानी दोनों के खींचने की वजह से कुछ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बचेंगे वो होंगे वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा अगर आप समझ आ गई बात तो ठीक, नहीं आई तो बस खींचने के तो सब्र करो कि कोई इसको यहां से खींच रहा है और कोई उसको वहां से खींच रहा है, और जब खींचने पर जब मूवमेंट होगी नीचे की जानिब, इसका मतलब है मॉलिक्यूल मूव तो कर रहा है, और अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो फिर मॉलिक्यूल का कोई डायपोल मोमेंट तो होगा। डायरेक्शन समझ में आ गई और डायपोल मोमेंट भी। फिलहाल डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, हमारी बुक ने नहीं लिखा, लास्ट बुक्स में होता था, लेकिन फिलहाल नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं, आपके लिए फायदा ही है, कम याद करना पड़ेगा। तो बहरहाल अब देखो भाई, ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट याद कर लो, ये SO2 का डायपोल मोमेंट है, दैट इज 1.61 dB। अब आपके पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ रहा है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में अगर हम देखें तो बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट है। मैं फिलहाल सारे ही बता आ रहा हूं आपको, लेकिन कोशिश करें कि खुद भी करें। देखो इसमें क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल की डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की जानिब होगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1 और वेक्टर 2, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये वेक्टर 1 की ये डायरेक्शन है और वेक्टर 2 की ये डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी फिर वो इस तरह होगी। ठीक है, ये मैंने क्विकली बना दिया है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बार बार आ रहा है, याद कर लो। लेकिन जो इसमें आपने याद करना है ज्यादा अहम, वो वही बात, H2S जो आपके पास है इज अ नॉन लीनियर। देखो भाई ये बेंट है, ये वी शेप है, ठीक है, सीधा नहीं है। और द इंडिविजुअल SH बॉन्ड, जैसे अगर उसका ये वाला बॉन्ड भी और उधर वाला बॉन्ड भी, वो क्या है, दोनों पोलर है। क्यों, देखो पोलर क्यों होता है, अगर तो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइड बन गए तो ये मॉलिक्यूल का ये वाला बॉन्ड पोलर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, इसका मतलब है ये बॉन्ड भी क्या हो गया, पोलर हो गया। इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, लेकिन जब हम पूरे मॉलिक्यूल को कॉन्सेप्टलाइज करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं पोलैरिटी, तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड की पोलैरिटी एक अलग चीज है, और कोई यानी पूछ ले भाई H2S का जो बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर, तो आपने उससे कह देना पोलर है, और पूरा मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे चल के हम कुछ ऐसी एग्जांपल देखेंगे, टोटल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा लेकिन उसका इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर होगा। ठीक है, वो फिर आगे आएगा, समझाते हैं। तो देखो भाई, इसको हम लेके चलते हैं आगे। ये आपके पास मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मोमेंट, यानी पहले हम वो मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे जिनमें कोई ना कोई डायपोल मोमेंट था, जिसमें SO2 वाटर। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मोमेंट। अब मॉलिक्यूल होगा तो कम से कम 2 एटम से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल, 3 एटम 4 एटम, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसका। देखो इसकी पहली एग्जांपल आपके पास, देखो ये क्या लिखता है, जीरो डायपोल मोमेंट क्यों होता है, ड्यू टू द सिमेट्रिकल शेप। शेप सिमेट्रिकल होती है, शेप में जो डिस्टॉर्शन आता है इंडिविजुअल बॉन्ड की वजह से, वो मॉलिक्यूल को फिर भी सिमेट्री में रखता है। सिमेट्री मतलब एक खास बनावट जो कि हर पहलू से इक्वल नजर आ रही हो, बराबर नजर आ रही हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल का एक खास मतलब मैं आपको समझा दूं अगर टेक्निकल टर्म्स में, वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास ये एक आईना है, शीशा है, आप इसके अंदर देख रहे हो, अगर आपको एग्जैक्ट अपने जैसा कुछ नजर आ रहा है, यानी जो आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं देखना चाहता हूं इस वाले हिस्से को, तो आप जब इस हिस्से को सामने रखोगे तो शीशे के दूसरी तरफ आप ये समझ लो, ये शीशे के उधर नजर आ रहा है और ये शीशे के इस तरफ है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा ही एग्जैक्ट नजर आ रहा है, अगर वाकई में इसी तरह का एग्जैक्ट उस तरफ नजर आ रहा है, यानी जो इधर नजर आ रहा है वही उधर नजर आ रहा है शीशे में, तो हम कहेंगे कि ये पूरी जो शेप है ये क्या है, सिमेट्रिकल है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि अब हम शीशे के पास ये डायग्राम लेकर आते हैं, ये देखो, अब ये शीशे के एक तरफ की डायग्राम है। ठीक है, अब अगर ये वाली डायग्राम एग्जैक्टली वहां पर ऐसे नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। क्यों, क्योंकि वहां पर एक बॉन्ड मिस है, यानी इसका अक्स तो नजर आ रहा है वहां पर, लेकिन इस वाले हिस्से का अक्स नजर नहीं आ रहा शीशे के अंदर। तो ये जो डायग्राम है ये अनसिमेट्रिकल है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बड़ा टेक्निकली बताया, लेकिन आसान लफ्जों में अगर बात करें
तो जब आपको एक डायग्राम बिल्कुल तरतीब में नजर आ रही हो, फोक यानी कि जितना वजन एक तरफ हो उतना वजन इस तरफ हो, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ हो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी तरफ हो, या 3 हिस्सों में डिवाइड हो, तो हम उसे सिमेट्रिकल मानते हैं। अभी चंद एग्जांपल हम पढ़ते हैं जो बुक की एग्जांपल है, ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है। देखो भाई कैसे, जैसे मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल दे रहा है वो बेरिलियम क्लोराइड की, कहता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। देखो ये अगर आपके पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी बिल्कुल सीधा है। कि अगर मैं मॉलिक्यूल की डायग्राम बनाऊं, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम रह गई है, क्यों, बेरिलियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी निस्बत क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई है। तो अगर मैं थोड़ा सा जरा इसको इस तरह समझाना चाहूं कि देखो भाई ये वाला हिस्सा मोटा है, फिर ये हिस्सा पतला है, फिर ये हिस्सा मोटा है, दरमियान वाला पतला है और ये मोटा है, तो देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये आपके पास सिमेट्रिकल है। ये आसान बात है, देख के समझ में आता है, नहीं आता तो फिर आसान काम करो। आसान काम क्या है, आसान काम ये है कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर आपके पास यहां पर है, यानी 2 वेक्टर्स हैं आपके पास। एक वेक्टर जाएगा इधर और दूसरा वेक्टर जाएगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पर। इस तरह रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, और डाइपोल मोमेंट जो है वो भी 0। मतलब आप वेक्टर के थ्रू समझ लो, मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लो, या आप मॉलिक्यूल को अपनी आंखों से देखो कि वो सिमेट्रिकल है, तो हर चीज आपको बता देगी कि ये वाला मॉलिक्यूल अभी पोलर नहीं है। हाँ, ये वाली बात पुरानी जरूर रहेगी कि ये वाला बॉन्ड पोलर है, यस ये वाला बॉन्ड पोलर है, BCl का बॉन्ड पोलर है, दूसरा बॉन्ड ही पोलर है, यस पोलर है, इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो अक्सरों का सवाल मॉलिक्यूल के हिसाब से ही होता है, लेकिन अगर कोई आपको ट्विस्ट कर कर एटम के बारे में पूछना, अपना बॉन्ड के बारे में पूछना चाहे कि बॉन्ड कैसा है, पोलर या नॉन पोलर, तो फिर आपको बताना पड़ेगा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड अक्सर पोलर ही होता है। बाकी मैंने पोलैरिटी का स्केल तो आपको सिखाया था जो 1.8 वाला था, वो पिछले चैप्टर्स में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये उसका स्ट्रक्चर है, CCl4 के नाम से है, और इसमें जो ही बात याद करनी है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो पोलर है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है। अब आपको शायद ये डायग्राम देखकर इतना सिमेट्री समझ में ना आ रही हो, मैं समझा देता हूं आपको। और लिखता है ईच बॉन्ड इज पोलर, हर बॉन्ड तो इसमें पोलर होगा। द बॉन्ड डाइपोल्स कैंसल ईच अदर आउट, लेकिन एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। सो CCl4 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है, ये नॉन पोलर है, एंड हैज अ नेट डाइपोल, और अगर पूरे मॉलिक्यूल का आप डाइपोल देखोगे तो वो 0 होगा। ये मॉलिक्यूल आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल मतलब दिखने में तो अगर आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिमाग में आ जाती है, जैसे मैंने आपको भी सिखाया, ये वाली जो ज्योमेट्री है ये आपके पास डाइपोल है। कैसे डाइपोल है, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है एक, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, और आखिरी वाला भी पोलर है। लेकिन ये ज्योमेट्री अगर ओवरऑल देखी जाए तो नॉन पोलर है। अब कहेंगे सर इसकी सिमेट्री कैसे है, देखो अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर आप इसको इमेजिन कर लो, जैसे कि ये मैं आपको दिखा पा रहा हूं, तो ये जो आपके पास ऐसे इमेजिन करोगे तो देखो ये बिल्कुल आपको एक ऊपर नजर आ रहा है और 3 इसके हिस्से नीचे नजर आ रहे हैं। देखो ये हैं वो 3 हिस्से जो बिल्कुल नीचे की जानिब नजर आते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसा हो जाएगा कि आपको चौथा नजर ही नहीं आएगा, आपको 1 2 3 एटम नजर आएंगे, टोटल 5 मॉलिक्यूल है। ये दरमियान वाले को अगर आप गिन रहे हो तो बाकी इसको घेरने वाले 4 हैं, जो घेरते हैं उन्हें लिगेंड्स ही बोलते हैं, और दरमियान वाले को सेंट्रल एटम कहते हैं। तो सेंट्रल एटम बाजूकात अगर ऐसे देखोगे तो पीछे वाला छुप जाएगा, इसलिए किताब वाले कोशिश करते हैं आपको ऐसे दिखाएं कि वो सबके सब आपको मॉलिक्यूल नजर आने लगे। अच्छा, अब बात यहां पर यह है कि ये देखो ये सिमेट्रिकली पड़ा हुआ है, 3 नीचे और एक ऊपर। अगर मैं इसे पलटकर ऐसे कर दूं तो अभी भी वही की वही ज्योमेट्री है, ये देखो अभी भी वही की वही है। तो कहीं से भी आप रखने की कोशिश करोगे इसकी ज्योमेट्री सेम, ये ज्योमेट्री कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, या आप कह लो कि जो इसकी बनावट है वो आपको सिमेट्रिकल नजर आएगी। तो मॉलिक्यूल की सिमेट्री ऐसे भी नजर आ सकती है। ये देखो इस स्ट्रक्चर को अगर आप यूं करके देखोगे तो अब आपको एक सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा भी
ये वाला भी और ऊपर वाला भी, ये एक त्रिकोण की तरह है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इसी तरह से आप इसी डायग्राम को किसी और हिस्से में देखना चाहो, इस व्यू पर देखो, तो इस व्यू पर भी आपको एक सेंट्रल एटम के गेद 4 डिफरेंट क्या होंगे, एटम नजर आएंगे। अब यही डायग्राम मैं थोड़ा सा निकाल कर आपको दिखा रहा हूं आपके नोट्स के ऊपर, कि वहां पर इस वाइट डायग्राम को आप कैसे इजीली बना सकते हो और उसका डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। देखो, इस डायग्राम को अगर आप ऐसे बनाओ जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसे सिंपल करके बना लो। जैसे कि देखो, दरमियान में रखो आप कार्बन और ऊपर लगाओ इसके हाइड्रोजन, एक नीचे लगाओ हाइड्रोजन, एक दाएं लगाओ और एक बाएं लगाओ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये इसका सिंपल वर्जन है जैसे वहां पे दिखाया। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये चारों के चारों में से जो दो हैं वो आपको थोड़े तिरछे करने पड़ते हैं, यानी कि समझो थोड़े दो पीछे हैं, लेकिन जब आप उसको 2 डायमेंशन में देखते हो तो वो आपको लगता है कि वो भी इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो समझो ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इस तरह बना लेना भी गलत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, बिल्कुल सिमिलरली हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आएंगे। अब आप बनाओ इनका वेक्टर, यानी एरो लगाओ। तो एरो लगता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो देखो, ये आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और ये भी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब आप देख रहे हो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यही तो यहां पर लिखा था, यानी डायपोल मोमेंट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से आप दोबारा देखो, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। अब मेरे तरीके से इन सारे वेक्टर्स को जमा करते हैं हेड टू टेल रूल लगाकर। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप इनको कोई ना कोई नंबर दे दो। एक को नाम दे दो आप 1, फिर आप नाम दे दो 2, फिर नाम दे दो आप यहां पर 3 एंड ये 4, 1 2 3 4 को बनाओ। तो जब बनाओगे तो क्या होगा, इसको जरा मैं बड़ा करता हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे वेक्टर 1। ये आपके पास वेक्टर 1, सब एरो बराबर हैं क्योंकि सी एच बॉन्ड है हर जगह पर, मैग्नीट्यूड जो सेम होगी। फिर नंबर 2 बनाओ, ये आपके पास नंबर 2, जितना आपने नंबर 1 बनाया है उतना ही आप नंबर 2 बनाओगे। फिर इसी तरीके से नंबर 3 जा रहा है ऊपर की जानिब। रूल वही रहेगा कि जो आप वेक्टर बना रहे हो उसकी टेल उससे पीछे वाले वेक्टर के हेड से जुड़ेगी। और इस तरह फोर्थ जो आपके पास आएगा वो एग्जैक्टली यहां पर आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर पहले और आखिरी वेक्टर, ये आपके पास चौथा आखिरी वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, के दरमियान अगर कोई आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पर आएगा नो रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 डिग्री, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन पोलर। लेकिन ये वाली बात तो पक्की है कि ये वाला बॉन्ड पोलर था, तभी तो यहाँ पर कोई ना कोई एरो नजर आ रहा है। इस तरह ये वाला ये वाला ये वाला चारों के चारों बॉन्ड क्या हैं, पोलर हैं इंडिविजुअली, बट द ओवरऑल द पोलैरिटी वो कुछ ऐसे आई है कि एक बॉन्ड ने दूसरे बॉन्ड की पोलैरिटी कैंसिल कर दी है, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल हुआ नॉन पोलर। तो ये डायग्राम आपको इजी तरह से समझा सकती है इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो इसके अंदर भी क्या है, आपको सिमेट्री नजर आ रही है, और ये आपके पास दो नीचे फ्लोरीन है और एक ऊपर फ्लोरीन है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि भाई हमारे पास एक बंदा है, वो इसको यहां से खींच रहा है और एक यहां से खींच रहा है और एक ऊपर से खींच रहा है, तो बताओ मॉलिक्यूल कहां जाएगा, मॉलिक्यूल कहीं पर नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा, मॉलिक्यूल कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ पोलैरिटी 0 है। ठीक है, यही चीज ऊपर भी देखने में आती है। देखो यहां समझ लो कोई बंदा धक्का लगा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी सेम ताकत से, तो मॉलिक्यूल कहां जाएगा, कहीं पर भी नहीं। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट 0। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि इधर कोई धक्का लगा रहा है और इसी तरह से वहां पर कोई धक्का लगा रहा है, मॉलिक्यूल कहां जाएगा, कहीं पर नहीं। तो कहीं नहीं जा रहा, तो उसका मतलब है पोलैरिटी 0 हो गई। तो आप देख कर भी अंदाजा कर सकते हो और बता सकते हो कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम इसको भी हेड टू टेल रूल से ऐड करें, ये आपके पास वेक्टर 1, ये आपका वेक्टर 2, ये आपके पास वेक्टर 3, कैसे भी रख लो, 1 2 3 रख लो, 1 2 3 रख लो, जैसे मर्जी आप कर लो। तो 1 कहां जा रहा है जी, ऊपर, 2 कहां जा रहा है जी, नीचे। ठीक है, और 3 कहां जा रहा है जी, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ
के आखिरी वेक्टर के साथ पहला वेक्टर मिल गया, और या कह लो आखिरी वेक्टर की हेड पहले वेक्टर की टेल से अटैच हो गई और इस दौरान कोई फासला बाकी नहीं रहा, तो फिर वही जवाब देते हैं नो रिजल्टेंट। और अगर रिजल्टेंट ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अब आपको मेरा ख्याल से डायपोल मोमेंट वाली सारी स्टोरी समझ में आ गई और इसमें ऐसा कुछ नहीं रहा जो मुश्किल हो, ठीक है जी। इसके बाद बुक ने हमारे लिए लिखा जनरल रूल फॉर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज, अगर एक मॉलिक्यूल रखता है सेम लिगेंड, अब मैं थोड़ा सा मिसाल देता हूं, सेम लिगेंड से क्या मुराद है, सेम लिगेंड से मुराद है जैसे यहाँ फ्लोरीन ने बोरोन को घेरा हुआ है तो तीनों फ्लोरीन कहलाएंगे क्या, लिगेंड्स, ठीक है जी। तो सेम लिगेंड है, हाँ भाई सेम लिगेंड है। फिर लिखता है लिगेंड क्या है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद द सेंट्रल एटम, दरमियान में बोरोन जैसे है सेंट्रल एटम भी होना चाहिए। तो वो कहता है अगर सेम लिगेंड हुए अरेंज इन अ रेगुलर एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, और वो बिल्कुल एक इस तरह से अरेंज है कि एक दूसरे के असर के मुताबिक है, मतलब अगर एक तरफ कोई भारीपन है तो दूसरी तरफ भी भारीपन होना चाहिए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं तो उसके ऑपोजिट सिम्त में भी जाने चाहिए। अगर ऐसा सिमेट्री मौजूद है, रेगुलर है, तो देन इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स में नॉट बी जीरो। ऐसा तो हो सकता है कि हर एक जो बॉन्ड है वो तो पोलर हो, वो जीरो डायपोल मोमेंट ना रखता हो, लेकिन बट द ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन ये हो सकता है कि जब हम उन सब के पोलैरिटीज को ऐड करें तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए पूरे मॉलिक्यूल को क्या बना दें, नॉन पोलर। यही बात हमने ऊपर समझी थी कि देखो इसमें हर बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। तो सच मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड नॉन पोलर, ठीक है जी। तो नॉन पोलर तो सबर किए जाएंगे अगर ये रूल लग जाता है। ये रूल कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हाँ अगर इस रूल को एहतियात से आप देखो, आपको समझ आ जाए तो गुड, अदरवाइज मैंने आपको मिसालें कई तरह से दी हैं। मैंने आपको कहा है कि आप हेड टू टेल रूल लगा लो, मुश्किल लगता है तो बस मॉलिक्यूल को खींच कर धक्का लगा कर देख लो, अगर मॉलिक्यूल हरकत कर जाए तो फिर पोलर, ना हरकत करे तो नॉन पोलर, ठीक है। और अगर सिमेट्री समझ में आ जाती है तो सिमेट्री देखकर भी जो मॉलिक्यूल लीनियर है, ठीक है, अगर डायटोमिक नहीं है, डायटोमिक लीनियर हुए तो पोलर होते हैं डिफरेंट एटम के साथ, जैसे HCl, HBr, HI। लेकिन अगर वो ट्राइटोमिक हैं या उससे ज्यादा एटम रखते हैं तो फिर आपको सिमेट्री भी देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये था जी आज का टॉपिक, लेकिन इसके साथ साथ क्विक चेक भी है, तो क्विक चेक को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो पहला सवाल आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ डायपोल मोमेंट बट कार्बन डाइऑक्साइड डजंट हैव एनी। ठीक है, मैं जवाब लिख चुका हूं, समझ आपको आ जाएगी, लेकिन डायग्राम को वन टाइम बनाता हूं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर डायग्राम देखोगे तो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर एक आप क्या रख सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज पॉजिटिव और उस पर नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से उलट भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया है कि ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको इसमें नहीं भी आता तो आप सिंपल लिख लो, तो फिर भी उसके बावजूद भी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव ये चार्जेस हैं। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मिल जाता है तो फिर चार्ज बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये समझ में आया कि ये डायटोमिक है, इसमें दो एटम हैं, दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, पोलर। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे बना लो, ये आपके पास C, एक O उधर और एक O इधर। अब आपको लीनियर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, तो बेशक आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट है हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड CO बॉन्ड, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरह जो टोटल डायपोल मोमेंट बनेगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उम्मीद है कि आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। इसके बाद आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिविजुअल बॉन्ड्स इन CCl4 आर पोलर? Explain in terms of electronegativity difference, and what about the polarity of CCl4 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो बात इतनी सी है कि ये वही सवाल है जो CH4 का था, अब CCl4 है, वही मॉलिक्यूल आपने ड्रॉ करना है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो आपने कहना है कि भाई दरमियान में C होगा और उसके चारों तरफ ClCl होगा, तो ये ClCl4, ठीक है। और इस तरह ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, इसे टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं।
और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूरा वर्ड बनता है टेट्राहेड्रॉन, बस अकेला भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव, यानी अब के बाद जो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी बनिस्बत सी एच के, क्योंकि वहां पर सी की तरफ आ रहा था ये हेड एरो का, लेकिन जब आप इसको क्या करोगे हेड टू टेल रूट से ऐड करोगे या वैसे देख रहे हो तो ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है और नॉन पोलर है। लेकिन वो जैसे बुक वाला कह रहा है कि उसका इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, यस वो पोलर है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये सारा कुछ लिखा कि यस CCl bond in CCl4 is polar, the molecule has a tetrahedral structure and symmetrical, the bond dipole cancel each other या cancel out each other, और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर तस्वर किया रहेगा, ठीक है। नहीं तो मैंने थोड़ा क्विकली बता दिया है, आप इसे अच्छी तरह से याद करो, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। फिर चलते हैं आगे, और इसके अंदर आता है एक सवाल और, आर दीज मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर। कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं बुक ने और बताना है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। तो HF बॉन्ड अगर थोड़ा सा अगर मोहतात होकर देख लो, ये आपके पास HF है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से यहाँ ज्यादा और यहाँ कम क्या होगा, चार्ज होगा। इसकी वजह से एक तरफ पार्शियल नेगेटिव एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इसका मतलब है HF पोलर है, ठीक है। अब आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर। फिर इसके बाद आता है CH2Cl2, इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये CH2Cl2 को आपने से बना लेना है, ये 2 कार्बन है इसके अंदर और इसके बाद यहाँ लिखा है CH2, यानी एक तरफ आपने लगाना है HH और दूसरी तरफ आपने लगाना है Cl2Cl2 यानी ClCl, तो Cl2 बन जाएगा। अब आप खुद सोचो कि ये वाला जो साइड है ये एक भारी साइड है, क्यों? क्योंकि देखो एक तो क्लोरीन एटम बड़ा होता है, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस साइड पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो ज्यादा आ जाएगा, यानी ये हिस्सा आपको नेगेटिव दिखेगा। जबकि आप दूसरी तरफ अगर देखो तो ये तो कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचे चले आएंगे। तो इसका मतलब है इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम एहतियात से अपने दिमाग में रखें तो ये वाला हिस्सा छोटा और ये वाला हिस्सा बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां खिंच जाते हैं जहां पर नेगेटिवली चार्ज होता है। इस तरह भी ये आपको तस्वर आ जाएगा कि ये नॉन पोलर है, इसकी सिमेट्री देख के समझ में आता है ये नॉन पोलर है। और अगर मैं आपको इसको यहां पर दिखाऊं अपने पास, आप ये समझो कि यहां पर हमारे पास कुछ जो हैं, ये तो हो गए हाइड्रोजन्स, ठीक है, और ये आपके पास हो गए क्लोरीन। क्लोरीन बड़े एटम्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर वैसे तो इस तरह नहीं रहता, ये बदल जाता है ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। अब ये देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं आपको वही एक मिसाल दूं दोबारा से कि अगर मैं दरमियान में एक शीशा रख दूं, आईना रख दूं, तो क्या इस तरह का नजर आ रहा है यहाँ पर? नहीं, ये तो मॉलिक्यूल ही मुख्तलिफ हैं और ना ही ये वाले अपने आप को शीशे में देखकर ऐसा देखेंगे, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल और दे दूं, देखो सोचो कि यहां से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं और यहां पर एक लगाता हूं क्लोरीन। अब क्लोरीन को एनकाउंटर करने के लिए, यानी क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ गया है और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ गया है। अगर इसको घुमा दिया जाए, अब ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिमेट्रिकल, और ऐसे कर दें तो ये हो गया सिमेट्रिकल। तो ये डिफरेंट तरीके से सिमेट्रिकल होते हैं मॉलिक्यूल। देखो अगर यूं देखोगे आप तो ये मॉलिक्यूल आपको जैसे नजर आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन के अंदर अगर आप इसे ऐसे कर दोगे तो भी नजर आएगा। तो अगर आप इसे यूं देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल जैसे आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसे घुमा दो तभी भी आपको ये वैसे नजर आएगा, तो इस हालत में सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो अब ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस तरह से आपको दिखाया, यानी आप CH2 CCl2 ये आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और ये मॉलिक्यूल फिर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्योंकि सिमेट्रिकल होता तो फिर क्या होता, फिर इसमें पोलैरिटी ना होती। तो ये अब क्या है, पोलर है। और इसके बाद आखिरी जो आपके पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड H2S। तो पानी वाली मॉलिक्यूल वाली एग्जांपल याद कर लो, यानी इसके अंदर क्या था, एक तरफ था O और दो तरफ थे H, तो ये बन गए थे H2O। अब आपने क्या करना है, O हटा देना है और उसकी जगह पे लगा देना है S। तो ये आपके पास एक बेंट ज्योमेट्री है, और जो बेंट ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है,
पोलर होती है तो H2S एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो बहरहाल लास्ट बात वही दोबारा से, HF पोलर है, CH2Cl2 पोलर है, O2 रह गया। O2 मतलब दोनों सेम ऑक्सीजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इलेक्ट्रॉन ना तो उस तरफ जाएंगे ना इस तरफ जाएंगे, मतलब पोलैरिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं आएगा और H2S पोलर है। तो देखो भाई, यहाँ आपको कॉन्सेप्चुअली खुद ही बात समझ में आनी चाहिए कि मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है या नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। अगर फिर भी कुछ बात रह जाती है तो ज़रूर कमेंट में राइट किया करें और बताया करें कि आपको क्या कुछ नहीं आता। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।